देश में कोरोना से मचा है त्राहिमाम। बिहार में एक दिन में मिले 3,756 नए संक्रमित, वहीं झारखंड में मिले 2,296 नए मामले। झारखंड में अदालतों को बंद करने के आदेश, हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार ने जारी किया पत्र, अब सिर्फ वर्चुअल सुनवाई। बिहार के पीएमसीएच की बड़ी लापरवाही, जिंदा कोरोना पॉजिटिव को बना दिया मुर्दा, अंतिम संस्कार के लिए शमशान घाट पर भेज दिया शव। मुंगेर में गंगा नदी में पलटी नाव पर 30 से 35 लोग थे सवार, 2 बच्चों के लापता होने की हुई पुष्टि। नमस्कार, वीआईपी न्यूज में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं आस्था श्रीवास्तव। किशनगंज में जिस तरह भीड़ ने थानाध्यक्ष की जान ले ली, उसी तरह का मामला कटिहार में देखने को मिला। कटिहार में शराबियों को पकड़ने गई पुलिस पर स्थायी लोगों ने भीड़ जमा कर हमला करना शुरू कर दिया, तो वहीं पुलिस टीम के साथ भीड़ ने लाठी डंडे से मारपीट भी की। देखिए ये रिपोर्ट। दरोगा की हत्या, फिर किशनगंज के थानेदार की पश्चिम बंगाल में हत्या और अब कटिहार। जी हां, लगता है कि बिहार में खाकी खतरे में है। सीतामढ़ी की तरह ही कटिहार में भी शराब माफिया पुलिस क्या कानून को ही कुछ नहीं समझते हैं। पश्चिम बंगाल की सीमा से सटे बारसोई थाना क्षेत्र के रघुनाथपुर में शनिवार शाम को पुलिस की एक टीम जब शराब माफियाओं के खिलाफ छापेमारी करने गई तो वहां पुलिसकर्मी को देखते ही ग्रामीणों की भीड़ ने उन्हें घेर लिया। पुलिसकर्मी जब तक कुछ समझ पाते तब तक ग्रामीण उन पर टूट पड़े और उनकी पिटाई कर दी। वीडियो में साफ तौर पर देखा जा सकता है कि किस तरह महिला हो या पुरुष, दोनों ही मिलकर पुलिसकर्मियों के साथ मारपीट करते हुए दिख रहे हैं। पुलिसकर्मियों की इस टुकड़ी में एक महिला पुलिसकर्मी भी शामिल थी, जिसको भी इस भीड़ तंत्र का शिकार होना पड़ा। इस पूरी घटना में 2 पुलिसकर्मी गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना के बाद बड़े पदाधिकारी दलबल के साथ मौके पर पहुंचे और घायल पुलिसकर्मियों को अस्पताल में भर्ती करवाया। पुलिस के अनुसार गांव में देशी शराब के अवैध निर्माण और बिक्री की गुप्त सूचना मिली थी। सूचना के आधार पर पुलिसकर्मी छापेमारी करने गए थे और इस दौरान शराब माफियाओं ने पुलिस पर हमला बोल दिया। काली मंदिर के पास कोई संजय नामक आदमी कोई हंगामा कर रहा है। इस पर संजय सिंह और सशस्त्र बल साथ कार्रवाई होती भेजे थे। वहाँ हमारे पुलिस टीम जाके उस आदमी को गिरफ्तार कर ला रहा था। उसके परिवार के और अन्य लोग पुलिस के साथ झड़प किया और लाने में दिक्कत किया और उसको भगा दिया। इसी बीच थानाध्यक्ष रामविलास सिंह द्वारा स्वयं घटनास्थल पहुंचकर 2 आदमी को गिरफ्तार किया गया। फिलहाल पुलिस ने इस मामले में अब तक 17 लोगों पर नामजद और 15 अज्ञात पर एफआईआर दर्ज कर ली है। वहीं 2 लोगों की गिरफ्तारी भी हो चुकी है, जिसमें एक महिला और एक पुरुष शामिल है। बहरहाल बिहार में खाकी खतरे में है। ये तस्वीरें साफ तौर पर यह दर्शाती हैं कि बिहार में माफिया हो या गुंडे या फिर आम लोगों की भीड़ ही, इनमें कानून का खौफ जरा सा भी नजर नहीं आता है। कटिहार में भी एक बार फिर मॉब लिंचिंग की घटना को दोहराया गया। पुलिस टीम पर जमकर लाठी डंडे बरसाए गए हैं। बीते दिनों पहले एक और मामला ऐसा सामने आया था, जहां पर एक थानेदार की चोर पकड़ने के दौरान जब वो पहुंचे थे दूसरी सीमा में पश्चिम बंगाल में, तो वहां पर मॉब लिंचिंग की घटना को लोगों ने अंजाम दिया और लाठी डंडे बरसाते हुए मौके पर ही उनकी मौत हो गई थी। वैसा ही एक और मामला अब कटिहार में भी देखने को मिला है, जहां पर शराबियों को पकड़ने गई थी पुलिस और छापेमारी के दौरान ग्रामीणों ने जमकर लाठी डंडे बरसाए। इस खबर की तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता कुमार गौतम जुड़ गए हैं। गौतम, जिस तरीके से ये लगातार मॉब लिंचिंग की घटनाएं सामने आ रही हैं, थानेदार की हत्या की गई पश्चिम बंगाल में और फिर अब फिर से एक और ये मामला कटिहार से सामने आया है,
क्यों लगातार मॉब लिंचिंग की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं? देखिए, कहीं ना कहीं जो लोकतंत्र है, लोकतंत्र के ऊपर भीड़ तंत्र का हावी होना ये अच्छे संकेत नहीं है। कहीं ना कहीं पुलिस का जो इकबाल है वो खत्म होता हुआ दिख रहा है, क्योंकि जिस तरह से घटनाएं हो रही है और एक ही दिन में आप देखिए कि 24 घंटे के अंदर इस तरह की घटनाएं सामने आना। फिर आप कटिहार की घटना को ले लीजिए। कटिहार में जब शराब तस्करों के पास पुलिस पहुंचती है तो पुलिस के ऊपर जिस तरह से शराब तस्कर और स्थानीय लोगों ने हमला किया है, तो ऐसे में सवाल ये उठता है कि आखिर पुलिस के पास जब इतनी सारी चीजें हैं, इतनी सहूलियतें दी गई है, बावजूद इसके इस तरह की चीजें क्यों हो रही है? क्या लोगों का खौफ खत्म हो गया है या कानून का जो डर है वो कहीं ना कहीं खत्म होता दिखाई दे रहा है? क्योंकि अमूमन लोग पुलिस प्रशासन से लोग डरते हैं और जो कानून तोड़ते हैं उन्हें तो और ज्यादा डर लगना चाहिए। तो ऐसे में उनके ऊपर जब कार्रवाई करने के लिए जब कोई पुलिस पहुंचती है तो स्थानीय लोगों की मदद और भीड़ इकट्ठा हो जाना, मारना पीटना या उन्हें भगा देना, इस तरह की चीजें शायद बिहार के लिए अच्छे संकेत नहीं है। सरकार के लिए भी अच्छी बात नहीं है कि सरकार आखिर ऐसे लोगों को निपटने के लिए क्या, मान लीजिए कि कल अगर जिस तरह से कटिहार की घटना हुई और उसके एक दिन पहले आस्था, आपने ठीक कहा कि जिस तरह से मॉब लिंचिंग पे इंस्पेक्टर की मौत हो जाती है, वहां पे इंस्पेक्टर के साथ जो उनके साथ जो 7 लोग जो सहयोगी पुलिसकर्मी होते हैं वो फरार हो जाते हैं। और इस मॉब लिंचिंग में आप देखिए कि इंस्पेक्टर की मौत हो जाती है, मतलब उसके बाद उसके सदमे में उसकी माँ की मौत हो जाती है। मतलब एक ही परिवार के 2 लोग दम तोड़ देते हैं। कटिहार में भी आप देखिए कि कटिहार में अगर इस तरीके की घटना होती है, अगर कोई भीड़ तंत्र क्या इतना भी हो सकता है कि पुलिस के ऊपर हाथ उठाना, पुलिस को मारना पीटना या पुलिस को इतना मार देना कि उसका दम निकल जाए, उसकी मौत हो जाए। तो ये कहीं ना कहीं अब पुलिस प्रशासन के ऊपर सवाल उठता है कि आखिर क्या वो पूरी तरीके से तैयार होकर नहीं जाती है या फिर अपराध की जो घटनाओं पर आखिर ब्रेक लगाना या अनुसंधान करना पुलिस की जिम्मेवारी है। तो वो जी बिल्कुल गौतम जी, एक बड़ा सवाल यहाँ पर खड़ा होता है कि पुलिस के पास सभी जो छूट है वो होने के बावजूद भी, सभी जो रास्ते हैं वो होने के बावजूद भी भीड़ तंत्र लोकतंत्र पर भारी पड़ती जा रही है। क्या इस दौरान ये भी सामने आया कि ग्रामीणों का या फिर जो भीड़ वहां इकट्ठी होती है, लोकतंत्र पर उनका भरोसा नहीं रहा, इसलिए वो पूरे कानून को अपने हाथ में लेने की कोशिश करते हैं? बिल्कुल, आप देखिए कि जिस तरह से जो स्थानीय लोग होते हैं, अगर वो पुलिस पर इतने हावी हो जाते हैं, या देखिए कटिहार के साथ साथ कल मोटरसाइकिल चोरी के आरोप में वहां पर 2 लोगों को पकड़ करके भीड़ तंत्र पीटती है, कानून हाथ में लेती है, उसको मारती है, लाठियां चलाती है। तो पुलिस का मतलब पुलिस प्रशासन इसीलिए है कि आप स्थानीय जो लोग हैं वहां पर उनके ऊपर अगर कोई गलत कर रहा है या कोई कार्रवाई के लिए वहां पुलिस जाती है, लेकिन अगर पुलिस प्रशासन के ऊपर ही अगर वहां पे लाठीचार्ज होगा तो कहीं ना कहीं पुलिस तंत्र को मजबूत करने की जरूरत है और ऐसे भीड़ तंत्र के लोगों को बाद में चिन्हित करने की जरूरत है कि कौन कौन लोग शामिल हैं। आप देखिए कि मॉब लिंचिंग की जो घटना किशनगंज में हुई, तो किशनगंज से पश्चिम बंगाल के बॉर्डर पर जब जाते हैं तो वो मोटरसाइकिल चोर गिरोह का उद्भेदन करने पहुंचते हैं, लेकिन क्या चोरों का ये समूह स्थानीय लोगों का मदद मिलता है और पुलिस जो पकड़ने जाती है उसको खदेड़ दिया जाता है और उस खदेड़ने में अश्विनी कुमार की मौत हो जाती है। पूरे वीडियो में आप देखिए कि किस तरह से उनके ऊपर लाठी और डंडे से उनको पीटा जाता है। कल की भी घटना देखिए, उसमें महिला पुलिसकर्मी है कटिहार में, वो अपनी जान बचाती हुई नजर आ रही है। जबकि उसके पास हथियार है, वो चला सकती है, लेकिन अब सवाल ये है कि क्या वहाँ वरीय पुलिस पदाधिकारी को अब ये आदेश देना होगा, ये कहना होगा कि आखिर आप भीड़ तंत्र का हिस्सा न बने, बल्कि भीड़ को किस तरीके से काबू करें, इसके लिए पुलिस प्रशासन को जरूर सोचने की जरूरत है, ताकि इस तरीके की घटना ना हो। कल को अगर कोई फिर पुलिसकर्मी मॉब लिंचिंग की घटना में अगर मौत हो जाती है
तो इसके लिए जिम्मेवार कौन होगा? क्या सिर्फ कार्रवाई कर देने से ये सारी चीजें इन तमाम जी सवालों का बिल्कुल हल हो सकता गौतम है? जी, बड़ा सवाल यही खड़ा होता है कि बिल्कुल पुलिस की जो व्यवस्था है उसको मजबूत करने की ज़रूरत है, और कहीं ना कहीं कमी तो रह जा रही है कि पुलिस का डर लोगों के मन से ख़त्म होता जा रहा है, कानून का डर ख़त्म होता जा रहा है। इसलिए लोग पूरे कानून को अपने हाथों में लेने की कोशिश करते हो, मॉब लिंचिंग जैसी घटनाएं होती हैं। बहुत बहुत धन्यवाद कुमार गौतम, संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए थे इस खबर की तमाम जानकारी के लिए। पीएमसीएच के कोविड वार्ड में बरती जा रही लापरवाही का बड़ा मामला सामने आया है। कोविड वार्ड में भर्ती मरीज राजकुमार भगत की मौत के बाद उसे बाढ़ का मरीज चुन्नू बताकर उसके शव को चुन्नू के परिजनों को सौंपा गया। इस बीच शव का दर्शन भी परिजनों को नहीं करने दिया गया। जब बांसघाट पर शव जलाने की बारी आई तो पत्नी ने अंतिम बार शव का चेहरा देखने की मिन्नत डोम राजा से की। जब पत्नी ने मृतक का चेहरा देखा तो उसके होश फाख्ता हो गए, जिसकी मौत की सूचना के बाद रो रो कर उसका बुरा हाल था। वो जोर जोर से चिल्लाने लगी और बोली ये उसके पति का शव नहीं है, और भागते भागते पीएमसीएच पहुंचे। वहां तैनात डॉक्टर और कर्मियों को हकीकत बताई। प्रशासन की इस लापरवाही पर कड़ा कदम उठाते हुए अस्पताल अधीक्षक डॉक्टर IS ठाकुर ने तत्काल हेल्थ मैनेजर अंजलि को बर्खास्त करने की घोषणा की। मुंगेर में मुफस्सिल थाना क्षेत्र के तारापुर दियारा इलाले के गंगा नदी में नाव पलट गई। यह हादसा उस वक्त हुआ जब नाव तारापुर दियारा घाट से बरदह घाट की ओर आ रही थी। नाव गंगा में बालू के टीले से टकरा गई, जिससे नाव का संतुलन बिगड़ गया और नाव पानी में पलट गई। नाव पर उस वक्त ट्रैक्टर, ट्रेलर, थ्रेसर के साथ अनाज की बोरियां भी लदी हुई थी। उस पर से 30 से 35 लोग उस पर सवार थे। इस घटना में 2 बच्चे के लापता होने की जिला प्रशासन के वरीय अधिकारियों ने पुष्टि की है। इस मामले में स्थानीय लोगों की माने तो वे घटना ओवरलोडिंग के कारण घटी है। पर एक गाड़ी ट्रैक्टर लोड किया गया था और 10-15 आदमी उधर बैठे हुए थे। उसी में नाव थोड़े आगे बढ़ने के बाद डूब गई है, लेकिन घटना के तुरंत बाद आसपास के हल्ला होने पर सभी नाविक दौड़ गए। 1-2 बच्चे की बात आई है, जिसका हम लोग ट्रेस करवा रहे हैं। 2 बच्चे का। कितने ट्रैक्टर सवार थे? एक ट्रैक्टर लोगों द्वारा बताया गया है कि एक ट्रैक्टर दियारा क्षेत्र से नाव खुली। मधुपुर उपचुनाव को लेकर देवघर के वैष्णवी क्लार्क इन होटल में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने हेमंत सोरेन पर जमकर हमला बोला है। पूर्व सीएम रघुवर दास ने कहा कि हेमंत सोरेन सोने की चम्मच लेकर पैदा हुए हैं, उन्हें आंदोलन का ज्ञान नहीं। आपको बता दें कि रघुवर दास ने हेमंत सोरेन को आंदोलन, आदिवासी और गरीबी का मर्म समझाने के लिए अपने पिता गुरुजी से ज्ञान लेने की भी सलाह दी। इतना ही नहीं, रघुवर दास ने मधुपुर विधानसभा सीट पर हो रहे उपचुनाव के दौरान भारतीय जनता पार्टी की जीत को सुनिश्चित बताया। अपराधी गिरोह उग्रवादियों का सरकार का संरक्षण। तो झारखंड में जो मिशनरी व्यवस्था, इस व्यवस्था को किस प्रकार भ्रष्टाचार के दलदल में फंसाकर इस राज्य में प्रशासनिक अराजकता भी हम सबको देखने का मौका मिला, और इसी के कारण, इसी प्रशासनिक अराजकता के कारण आज राज्य में कानून व्यवस्था स्थिति पूरी तरह चरमराई, पूरी तरह ध्वस्त हो गई। जो हमारी सरकार के समय उग्रवाद अंतिम सांसें ले रहे थे, आज उग्रवाद सर चढ़कर अपराधी गिरोह उग्रवादियों का सरकार का संरक्षण। तो झारखंड में जो मिशनरी व्यवस्था, इस व्यवस्था को किस प्रकार भ्रष्टाचार के दलदल में फंसाकर इसे राज्य
झारखंड में कोरोना से त्राहिमाम मचा है। बीते 24 घंटे में 21 कोरोना मरीजों की मौत हो गई। बीते 2 दिनों में 34 लोगों की मौत से पहले ही लोग दहशत में हैं। रविवार को झारखंड में कोरोना से 21 मौत है और 2296 नए कोरोना पॉजिटिव की पहचान की गई। दुमका में 128 है, कोडरमा में 70, बोकारो में 57, साहिबगंज में 55, हजारीबाग में 54, पलामू में 34, पाकुड़ में 26 नए मरीज मिले। रविवार को राज्य में 2296 नए संक्रमित मिले। रांची में रिकॉर्ड 1076 नए मरीज मिले। इस खबर की तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ रांची से संवाददाता कुमार कामेश सीधे जुड़े हुए हैं। कामेश जी, जिस तरीके से लगातार कोरोना अपनी रफ्तार पकड़ता जा रहा है और इतनी भारी संख्या में रिकॉर्ड दर्ज किया गया है, इतनी बड़ी मात्रा में कोरोना के नए मरीज सामने आए हैं, कब तक बढ़ते रहेंगे ऐसे मामले? क्या कुछ सरकार कर रही है इन्हें रोकने के लिए? देखिए आस्था, रांची झारखंड में जिस तरह से अगर बात की जाए तो झारखंड में जो है कोरोना की भयावहता जो है वो स्पष्ट रूप से देखी जाने है। अगर बात की जाए इसकी भयावहता की और इसकी स्पष्ट स्तर पे अगर इसकी भयावहता कितना है तो इसका जो अंदाज़ा लगाने के लिए आप अगर हरबू का जो मुक्तिधाम है या आसपास के जो मुक्तिदान या कब्रिस्तान है वहाँ जाकर आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जिस तरह से यहाँ पे शवों को रखा गया है, उन्हें जलाने का समय नहीं मिल पा रहा है, मशीनें खराब हो गई है और एक दिन में जिस तरह से 10 से ज़्यादा सवार है तो इसे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि संक्रमित मरीजों की बात छोड़ दी जाए तो सिर्फ अप्रैल में बात की जाए तो 284 मौतें जो है अप्रैल के 1 तारीख से लेकर 10 तारीख के बीच में हुए हैं। तो ये जो आंकड़े हैं ये बेहद ही चौंकाने वाले हैं और ये आंकड़े जो बता रहे हैं कि झारखंड की राजधानी रांची में जो है कोरोना की जो भयावहता है वो काफ़ी गंभीर है। दूसरी अगर बात की जाए तो अगर अप्रैल तक की समीक्षा बैठक के बाद जिस तरह से स्वास्थ्य विभाग ने जो आंकड़े बताए हैं, जो बातें बताई है वो भी बेहद चौंकाने वाले हैं कि अप्रैल 21 तारीख तक जो राज्य में कोरोना के जो मामले हैं वो लगभग 24,000 के पार एक्टिव मामले पार कर जाएंगे। तो ऐसे में 24,000 का जो आंकड़ा है यह भी जरूर चिंता का विषय है और अकेले झारखंड में 24,000 में से अगर अकेले झारखंड की राजधानी रांची की बात की जाए तो झारखंड राजधानी में ही 12,000 संक्रमित मरीज होंगे। तो ऐसे में राज्य सरकार और स्वास्थ्य विभाग के लिए चिंता का विषय हो गया है और जो आंकड़े लगातार जो है झारखंड की राजधानी रांची और झारखंड के कई 17 जिलों से आ रहे हैं वो भी बेहद चौंकाने वाले हैं। राज्य सरकार की जो तैयारियां हैं वो तैयारियां कहीं ना कहीं कोरोना के जो आंकड़े हैं उस आंकड़ों पे विफल साबित हो रही है। जिस तरह के नए मामले आ रहे हैं, एक्टिव मरीजों की संख्या आ रही है, मरीजों की मौत हो रही है, तो ये आंकड़े जो है उस पर भारी पड़ रहे हैं। हालांकि राज्य सरकार ने जो 21 अप्रैल तक की जो अंदाजा लगाया है उस अंदाजे के अनुसार जो है अपनी समीक्षा बैठक में 17 जिलों को भी यह निर्देश दे दिया गया है कि कोरोना संक्रमण के जो संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़ रही है लगातार, उससे निपटने के लिए पर्याप्त मात्रा में जो बेड होने चाहिए वो बेड की व्यवस्था जो है, खासकर आईसीयू बेड, ऑक्सीजन युक्त बेड, ये सारी बेडों की व्यवस्था जो है जिला प्रशासन करे। लेकिन अब तक की जो स्थिति है आस्था वो बेहद ही बहुत ही खराब है, बहुत ही चिंतनीय है कि मरीज जो है लगातार जो है कोरोना संक्रमित मरीजों की जो संख्या है वो लगातार बढ़ रही है। मरीज इलाज के लिए जा रहे हैं, अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन उनको बेड नहीं मिल पा रहा। परिजन सुबह से लेकर शाम तक इस उम्मीद और इस आस में लगे रहते हैं कि उन्हें बेड मुहैया करवा दी जाएगी उनके, लेकिन शाम जैसे ही होता है उन्हें मायूसी हाथ लगती है। तो ऐसे में जो चिंता का विषय है कि राज्य सरकार इस पर चिंतित जरूर हो और चिंता में जो निर्देश दिए गए हैं उस निर्देश का पालन हो। साथ ही साथ जो कोविड वैक्सीन का जो दौर चल रहा है, कोविड वैक्सीनेशन का जो समय चल रहा है उसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोग वैक्सीनेशन करवाएं। इन सारी बातों पे राज्य सरकार को ध्यान देनी चाहिए। हालांकि जो आंकड़े अब तक आ रहे हैं उन आंकड़ों पे वैक्सीनेशन भी राज्य सरकार के द्वारा लगातार किया जा रहा है, जाँच अभियान चलाया जा रहा है। रांची में ही कुल 17 स्थानों पर जो है कोविड जाँच की व्यवस्था की गई है, लेकिन इन जाँच के बाद जो मूलभूत आवश्यकता होनी चाहिए कोरोना संक्रमित मरीजों के इलाज के लिए, उस इलाज की मूलभूत व्यवस्था जो है झारखंड की राजधानी रांची में कहीं देखने को नहीं मिल रही है। तो वहीं दूसरी तरफ अगर 17 जिलों की बात की जाए तो जब झारखंड की राजधानी रांची में उचित व्यवस्था नहीं है, समुचित व्यवस्था नहीं है, तो दूसरे जिलों की बात छोड़ दी जाए। हालांकि जो स्वास्थ्य विभाग है अब यह जरूर दावा कर रहा है कि सरकारी अस्पतालों में बेड पूरी तरह से भर गए हैं, तो ऐसे में वो प्राइवेट अस्पतालों
जिनके साथ उनका टर्म एक कंडीशन के साथ जो अनुबंध करना चाह रहे हैं कि जिससे मरीजों को इलाज हो पाए। लेकिन अब तक जो है कई प्राइवेट अस्पतालों में इनका अनुबंध जो है जो करार होना था वो करार नहीं हो पाया। तो ऐसे में जो भी मरीज संक्रमित हो रहे हैं वो ऐसे ही बिना इलाज करवाए घर वापस जा रहे हैं। तो ऐसे में इन मरीजों के कारण भी जो है संक्रमण की जो संख्या है वो लगातार बढ़ रही है। अगर स्वास्थ्य विभाग के जो डॉक्टरों की है, रिम्स की डॉक्टरों की बात की जाए तो वहाँ रिम्स में पहुंचने वाले ज़्यादातर जो संक्रमित मरीज आ रहे हैं, कोरोना संक्रमित मरीज आ रहे हैं, उनमें से ज़्यादातर मरीज जो हैं जिनमें प्रारंभिक लक्षण दिख रहे हैं उनमें 60% ऐसे मरीज हैं जिनमें सांस लेने की समस्या आ रही है। लेकिन जो समस्या आ रही है उस समस्या का इलाज करने के लिए रिम्स प्रबंधन जो है, रिम्स प्रबंधन ही क्या, राज्य सरकार पूरी तरह से विफल साबित हो रही है। इसलिए लोग जो है बेरंग इलाज करवाए वापस लौट रहे हैं। तो यह जरूर राज्य के लिए चिंता का विषय है। और राज्य जिस तरीके से मौतों का आंकड़ा बढ़ रहा है, मृत्यु दर जा रही है, तो कहीं ना कहीं यही दिखाई दे रहा है कि जो सरकार है, सरकार की तरफ से तमाम जो दावे किए जाते हैं वो सभी फेल होते हुए नजर आ रहे हैं। बिल्कुल आस्था, देखिए ये जो आंकड़े हैं मैं इसकी प्रामाणिकता तो नहीं बता पा रहा हूं, लेकिन जो 1 तारीख अप्रैल 1 तारीख से 10 तारीख की अगर बात की जाए तो 289 मौत जो है सिर्फ झारखंड की राजधानी रांची में हुई है। मुक्तिधाम में भी जो लोग लंबे समय से काम कर रहे हैं उन लोगों ने भी ऐसी भयावहता नहीं देखी है कि एक दिन में 10-10 शव या 12-12 शव जो है लगातार आए और उसको जलाने का प्रयास जलाने के लिए जो है मुक्तिधाम प्रबंधन पूरी तरह से असक्षम दिखे। तो ऐसे में ये लोग भी, जो मुक्तिदान प्रबंधन भी बोल रहा है कि ऐसी भयावहता हम लोगों ने कभी नहीं देखी। तो जिस तरह से स्थितियां बेकाबू हो रही है कोरोना संक्रमण को लेकर, इसको लेकर राज्य सरकार को जरूर चिंता करनी चाहिए। लेकिन राज्य सरकार सिर्फ दावे कर रही है, बातें कर रही है, और लेकिन जो समुचित व्यवस्था जो जमीन पे दिखना चाहिए, जो जमीन पे जो स्वास्थ्य केंद्रों पे दिखनी चाहिए, वो व्यवस्था जो है कहीं पे भी नहीं दिख रही है। लगातार जो है राज्य जो है बेड की समस्या से, जो मरीज आ रहे हैं बेड की समस्या से जूझ रहा है। हालांकि कई जिलों को यह निर्देश जरूर राज्य सरकार के द्वारा दिया गया है कि 21 अप्रैल तक जो समीक्षा बैठक की गई है, जो आंकड़े आने वाले उन मरीजों की इलाज के लिए समुचित व्यवस्था करें। लेकिन जो वर्तमान स्थितियां हैं, अभी जो आंकड़े हैं, उन आंकड़ों से उन मरीजों के इलाज करवाने में भी पूरी तरह से जो है राज्य सरकार या स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह से राज्य सरकार कैसे इस बढ़ते हुए कोरोना को रोक कर पाएगी, कैसे इस बढ़ते हुए कोरोना को रोकथाम कर पाएगी, जब देखा जा रहा है कि मधुपुर उपचुनाव नजदीक है और वहां पर जो है तमाम रैलियां की जा रही हैं, जहां पर ना ही सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जा रहा है, ना ही मास्क का प्रयोग किया जा रहा है। जब सरकार की तरफ से ही ऐसा रवैया देखने को मिल रहा है तो कैसे कोरोना को रोकेगा? देखिए आस्था, जो गाइडलाइन जारी किए गए हैं राज्य सरकार के द्वारा, उस गाइडलाइन में ऐसा कहीं दिशा निर्देश नहीं है कि जिससे कोविड-19 का जो संक्रमण है उस पे रोकथाम की जाए। रात को 8 बजे से सुबह 6 बजे तक दुकानें बंद करने की बात की गई है। तो 8 बजे से लेकर रात 8 बजे से और सुबह 6 बजे की अगर बात की जाए तो इस दिन सारे जगहों पर जो है भीड़ भाड़ रहती है, लोग आना जाना करते हैं, एक दूसरे के साथ संपर्क में रह रहे हैं। तो ऐसे में कोरोना संक्रमण का जो फैलाव है उस पर हम रोक नहीं लगा पा रहे। हालांकि जो गाइडलाइन है वो बिल्कुल तरह से उल्टी गाइडलाइन है कि रात को 8 बजे से 6 बजे तक। ये जरूर सवाल करता है कि आखिर 8 बजे तक लगभग सारी दुकानें बंद ही हो जाती है, सुबह 6 बजे तक बंद रहती है, तो इस गाइडलाइन का क्या फायदा है? दूसरी तरफ जो गाइडलाइन, जो सख्ती बरतनी चाहिए, वो सख्ती नहीं दिखने को मिल रही है। आपने मधुपुर की बात की, तो मधुपुर उपचुनाव में जिस तरह से रैलियों और प्रचार का दौर चल रहा है तो वहां पर भी गाइडलाइन देखने को नहीं मिल रही है। मधुपुर अभी हॉट जगह बना हुआ है पूरे झारखंड में, लेकिन पूरे झारखंड मधुपुर की बात छोड़ दी जाए तो पूरे अमूमन देखा जा रहा है कि झारखंड के जितने जिले हैं वहां पे कोविड संक्रमण के लिए जो सख्ती बरतनी चाहिए, जो गाइडलाइन दिया गया है, जो दिशा निर्देश दिए गए हैं, उस दिशा निर्देश का जो पालन होना चाहिए कि वो पालन होता नहीं दिख रहा। हालांकि जिन अधिकारियों के कंधे पे जिम्मेवारी दी गई है, बिल्कुल कहीं ना कहीं सरकार की तरफ से भी ढील इस दौरान बरती जा रही है, जिसकी वजह से लगातार ये आंकड़े सामने आ रहे हैं। बीते समय पहले झारखंड में इस तरह की स्थिति देखने को नहीं मिल रही थी, मृत्यु दर में भी अब लगातार बढ़ोतरी देख रही है। बहुत बहुत धन्यवाद कुमार कामेश, संवाददाता रांची से सीधे हमारे साथ जुड़े थे इस खबर की तमाम जानकारी के लिए। गिरिडीह पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है, जहां पुलिस ने नईटांड गांव में संचालित ग्राहक सेवा केंद्र में हुई डकैती की घटना का खुलासा करते हुए 4 अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया। तो वहीं मामले में एसपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर अपराधियों की गिरफ्तारी की जानकारी दी।
आपको बता दें कि 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। ग्राहक सेवा केंद्र में डकैती का खुलासा पुलिस ने किया है। गिरिडीह से पूरा मामला देखने को मिला। VIP न्यूज़ के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।